हमारे लिए आज का दिन बहुत खास है और यकीन मानिए आपके लिए भी आज का दिन बहुत खास है, लेकिन आप इसके बारे में जानते नहीं होंगे, भूल चुके होंगे, आपको आज का दिन याद नहीं होगा। इसलिए आज हम सबसे पहले आपके और हमारे यानी आपके और जी न्यूज के वर्षों पुराने रिश्ते की बात करना चाहते हैं। कहते हैं रिश्ते अटूट होते हैं और रिश्ते जितने पुराने होते हैं उतने ही ज्यादा मजबूत होते हैं, क्योंकि रिश्तों में भरोसा होता है, रिश्तों में विश्वास होता है और आप रिश्ता उसी के साथ बनाते हैं जिस पर आपको पूरा विश्वास होता है। हालांकि कई बार हम रिश्तों की अहमियत को भूल जाते हैं और कई बार साथ रहते रहते रिश्तों पर एक परत सी जमने लगती है। आपने अपने जीवन में भी देखा हो। इसलिए हमें रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास चाहिए। आज हम आपको 26 पुराने रिश्ते की याद दिलाना चाहते हैं और ये रिश्ता है आपके और जी न्यूज के। होगा कि जी न्यूज के साथ उनके परिवार का रिश्ता कितना पुराना है और कितनी पीढ़ियां बीत चुकी हैं। जी न्यूज भारत का पहला प्राइवेट न्यूज चैनल है। मार्च 1995 में हमने भारत को पहला प्राइवेट न्यूज बुलेटिन दिया था, जो उस जमाने में जी टीवी पर हर रात 10 बजे प्रसारित होता था और धीरे धीरे आपका और हमारा यह रिश्ता हर रोज गहरा होता चला गया और आधे घंटे का यह न्यूज बुलेटिन 24 घंटे के न्यूज चैनल में बदल गया। यह वो दौर था जब टीवी न्यूज से भारत का पहला परिचय जी न्यूज ने कराया था। आप आज अपने और हमारे इस रिश्ते के लिए #ZNewsForever पर ट्वीट कीजिए, अपने मन की बात हमें बताइए, अपने परिवार के मन की बात बताइए। आपके और हमारे इस रिश्ते को आज आप एक नई ऊर्जा दे सकते हैं। इसलिए ये जो हमने हैशटैग तैयार किया है, ये आपके और हमारे रिश्ते का हैशटैग है ZNewsForever, क्योंकि उस जमाने में 1995 में जब आपके परिवार के जो पिछली पीढ़ी के लोग थे, जब उन्होंने जी न्यूज देखना शुरू किया, भारत में पहला न्यूज बुलेटिन आया और फिर पहला न्यूज चैनल आया। उस जमाने में आज हम आपको लेकर जाना चाहते हैं और आपको बताना चाहते हैं कि विश्वास की हर कसौटी पर 26 साल तक लगातार खरे उतरते रहना आसान काम नहीं है और आप और हम लगातार इस कसौटी पर खरे उतरे हैं 26 साल। इसलिए जो पहला होता है आपके जीवन में, कोई भी चीज जब पहली बार होती है वो हमेशा स्पेशल होती है। जी न्यूज भी आपके जीवन का पहला न्यूज चैनल था, इसलिए आपके जीवन में, आपके परिवार में हमेशा स्पेशल रहेगा। Good evening and welcome to Z News Bulletin. तो टीवी न्यूज से भारत का पहला परिचय जी न्यूज ने कराया था। यह वो दौर था 1995 का जब न्यूज और मीडिया पूरी तरह से सरकार की मुट्ठी में हुआ करता था, सरकार के कंट्रोल में होता था और न्यूज देखने का टीवी पर एक ही साधन था और वो था दूरदर्शन। उसके अलावा आपके पास और कोई साधन नहीं था टीवी पर न्यूज जानने का, और दूरदर्शन वही दिखाता था जो सरकार कहती थी। इसलिए और उस जमाने में एक प्राइवेट न्यूज बुलेटिन शुरू करना बहुत हिम्मत का काम था, बहुत बहादुरी का काम था। इसके लिए बहादुरी चाहिए थी, इसके लिए निडरता चाहिए थी, क्योंकि यह काम पहली बार किसी ने किया था और यह काम उस जमाने में किया था डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने, जब सरकार भी इसकी इजाजत नहीं देती थी कि हम अपने देश से कोई सैटेलाइट चैनल ऑपरेट कर सके। मार्च 1995 में जी न्यूज ने जब आधे घंटे का देश का पहला प्राइवेट न्यूज बुलेटिन शुरू किया, उस समय हमने खास तौर पर इसकी भाषा ऐसी रखी जिसे आसानी से समझा जा सके, क्योंकि यह जी टीवी पर आता था और जी टीवी हिंदी बोलने वाले लोग भी देखते थे और अंग्रेजी बोलने वाले लोग भी देखते थे। और उस जमाने में जी टीवी भारत का एकमात्र सैटेलाइट चैनल था। हमारे सामने चुनौती बहुत थी, क्योंकि इतनी सारी भाषाओं के लोग जी टीवी देखते थे और वो न्यूज जब देखने के लिए आएंगे तो उस न्यूज की, बुलेटिन की
भाषा कैसी होनी चाहिए, ये एक बड़ी चुनौती थी और उस जमाने में हमने एक बहुत बड़ा प्रयोग किया। इसे आप आम बोलचाल में संवाद की भाषा कह सकते हैं, जिसमें हमने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी मिश्रण किया ताकि हिंदी और अंग्रेजी या जो दूसरी भाषाओं के जानने वाले लोग थे वो भी आसानी से हमारी बात समझ सके। तब हमारी कोशिश थी कि चाहे हिंदी समझने वाले दर्शक हों या अंग्रेजी बोलने वाले, खबर सबकी समझ में आनी चाहिए। आज हम आपको 26 वर्ष पुराने और इस देश के, भारत के सबसे पहले न्यूज बुलेटिन के कुछ यादगार अंश दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसी न्यूज बुलेटिन ने आपके और जी न्यूज के रिश्ते की नींव रखी थी। और आप ये भी कह सकते हैं कि खबरों की दुनिया में जी न्यूज सदा के लिए है। Good evening and welcome to Z News Bulletin. The lead stories today are: महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना अलायंस द्वारा सरकार बनाने का दावा, गुजरात में केशुभाई पटेल नए चीफ मिनिस्टर होंगे, उड़ीसा में कांग्रेस की जीत और पाकिस्तान में सरकार का MQM लीडर अल्ताफ हुसैन से बातचीत और माफी देने से इनकार। महाराष्ट्र से मिले इलेक्शन रिजल्ट्स में किसी एक पार्टी को क्लियर कट मैंडेट नहीं मिला है। राज्य की कुल 288 सीट्स में से बीजेपी शिवसेना अलायंस को 137 सीट्स मिली हैं। कांग्रेस पार्टी को पिछले विधानसभा चुनावों में 141 सीट्स मिली थीं। रेबल्स और इंडिपेंडेंट्स का नंबर 70 पर पहुंच गया है। हालांकि शरद पवार ने पार्टी की हार के बाद आज चीफ मिनिस्टरशिप से इस्तीफा दे दिया। ठाकरे ने घोषणा की कि महाराष्ट्र में बीजेपी के सीनियर लीडर गोपीनाथ मुंडे डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होंगे। वैजयंती कुलकर्णी रिपोर्टिंग फ्रॉम बॉम्बे फॉर जी न्यूज। गुजरात में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी ने 122 सीट जीतकर 2/3 मेजोरिटी हासिल की है। अब केशुभाई पटेल मुख्यमंत्री पद के लिए दोपहर 12:39 को शपथ लेंगे। केशुभाई गुजरात के नेता पहले बने हैं, मुख्यमंत्री तो इत्तेफाक से इस बार चुनाव में जनता बना रही है। And that's all from the newsroom. From all of us here, good night. तो ये था भारत का पहला प्राइवेट न्यूज बुलेटिन। भारत के लोगों ने पहली बार ऐसा न्यूज बुलेटिन देखा था जो सरकार के हाथ से बाहर था। और अगर आज आपको वो पुराना दौर याद आ रहा है, अगर आज आपको न्यूज का वो स्वर्णिम दौर याद आ रहा है, तो आज आप जी न्यूज फॉरएवर इस हैशटैग पर ट्वीट जरूर कीजिए। और आपके घर में कोई ना कोई सदस्य ऐसा जरूर होगा जिसने जी न्यूज के साथ न्यूज का, खबरों का अपना सफर शुरू किया होगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो समय के साथ साथ धीरे धीरे विलुप्त होती चली जाती हैं। कई रिश्ते ऐसे हैं जो समय के साथ साथ टूट जाते हैं। कई प्रोडक्ट होते हैं जो समय के साथ धूमिल हो जाते हैं। आप कोई नहीं रहता, लेकिन जी लगातार हर दौर के लिए अपने आप को तैयार करता रहा, हर दौर में अपने आप को बदलता रहा। और परिवर्तन के दौर में हमने न सिर्फ खुद को बदला, बल्कि यह भी बताया कि असली पत्रकारिता वो होती है जो देश के प्रति समर्पित हो। इसलिए आज आप जी न्यूज देखकर यह समझ सकते हैं कि परिवर्तन ही निरंतर है। और इस दौरान हमने नए रंग, नए रूप, नई टेक्नोलॉजी और टेलीविजन के नए नए फॉर्मेट्स के जरिए आपको लगातार हम खबर देते रहे और वो सिलसिला आज भी जारी है। आज आप देखिए कि जब आप ये सारे लोगोज देखेंगे जी न्यूज के उस जमाने से लेकर अब तक, तो आपको लगेगा कि जी न्यूज ने कैसे लगातार निरंतर अपने अंदर परिवर्तन किए हैं, कैसे लगातार जैसे जैसे समय बदला जी न्यूज भी आपके लिए बदलता चला गया। और आज जब आप अपनी स्क्रीन देख रहे हैं तो आपकी स्क्रीन के कोने पर जहां जी न्यूज़ का लोगो आता है, आज हमने उसे भी बदल दिया है। आप देख रहे होंगे कि आज जी न्यूज़ 26 साल का स्पेशल लोगो आज आपके सामने है, जिससे आपको ये पता चले कि आपके और हमारे इस रिश्ते को 26 साल बीत चुके हैं। और कई बार तो ऐसा लगता है जैसे कल की बात हो। 26 साल कैसे बीत गए
शायद पता ही नहीं चला। आपके और जी न्यूज के इस 26 वर्ष पुराने रिश्ते में बहुत सारे पड़ाव आए हैं और जब 1995 में हमने पहला न्यूज बुलेटिन लॉन्च किया था, जब इसकी नींव पड़ी थी, तब 2 और 3 जुलाई की रात दिल्ली में कुछ ऐसा हुआ था जो उस वर्ष 1995 की सबसे बड़ी अपराध की घटना थी। पूरा देश उस कहानी के बाद, उस घटना के बाद हैरान हो गया था और पूरे देश को यह लगता था कि यह हुआ क्या। और ये जो घटना है अपराध की, ये सबसे पहले उस जमाने में जी न्यूज ने पूरे भारत को दिखाई थी। तब 2 और 3 जुलाई की रात दिल्ली में कांग्रेस के एक नेता सुशील शर्मा ने एक महिला नैना साहनी की हत्या करके उसके शव को काटकर तंदूर में जला दिया था। उस समय इसका नाम तंदूर कांड दिया गया था। उस 1995 की सबसे बड़ी अपराध की घटना थी। जी न्यूज के माध्यम से देश ने इस खबर को पहली बार टेलीविजन पर देखा और नैना साहनी को इंसाफ दिलाने की आवाज तब हमने उस जमाने में जी न्यूज पर उठाई थी। नैना साहनी का मामला निचली अदालत से सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था और सुशील शर्मा को सेशंस कोर्ट और हाई कोर्ट से फांसी की सजा हुई और बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसे उम्र कैद में बदल दिया था। हालांकि 2000 में कोर्ट ने सुशील शर्मा को रिहा करने का आदेश दिया क्योंकि 2 साल जेल में बिता चुका था। उस जमाने में जब यह घटना, आज आपको जी न्यूज की उस समय की कवरेज देखनी चाहिए। तब देश में टेलीविजन अपने बिल्कुल शुरुआती अवस्था में था, जैसा मैंने आपको बताया, और टीवी पर न्यूज के जो रिपोर्टर्स थे वो बहुत गिने चुने थे। लोग अभी सीख ही रहे थे कि टेलीविजन पर न्यूज का प्रसारण कैसे होता है। इसलिए आज आप देखिए 1995 की सबसे बड़ी अपराध की घटना। पिछले दिनों दिल्ली में कांग्रेस के एक वर्कर नैना साहनी की जिस तरह से हत्या की गई और बाद में उनकी लाश को जलाने की कोशिश की गई, इससे लोगों का दिल दहल उठा है। एक युवती की अधजली लाश ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी। 27-28 साल की इस युवती के हाथ पैर कटे हुए थे और उसकी लाश को देर रात तंदूर में डालकर जलाया जा रहा था। तफ्तीश के बाद दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि ये लाश नैना साहनी की ही है। बेंगलौर से सुशील को दिल्ली लाया गया और मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ने 12 जुलाई को उसे 10 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया। मेरे साथ में जो भी इन्वॉल्व किए गए हैं, जयप्रकाश, राम प्रकाश, केशव, ये सब इनोसेंट है। और इवन डीके राव से भी मैं, डीके राव इज नॉट आल्सो वेल नोन टू मी। मगर इस बर्बर हत्याकांड के बाद पॉलिटिक्स पर छाए सेक्स, पैसे और गुंडागर्दी के दुष्चक्र के खिलाफ यदि जंग शुरू हो सकी तो शायद नैना साहनी की आत्मा को कुछ शांति जरूर मिलेगी। और मुझे आज भी याद है वो 12 नवंबर 1996 की शाम थी। 1996 12 नवंबर, और मैं उस वक्त रिपोर्टिंग किया करता था। दिन भर के बाद जी न्यूज दफ्तर लौटा और अचानक कि हरियाणा के चरखी दादरी के पास आसमान में 2 विमान टकरा गए हैं। कल्पना कीजिए, आसमान में 2 विमान टकरा गए। भारत में ऐसी घटना पहली बार हुई थी। शुरुआत में बस इतनी ही खबर आई थी कि 2 विमान आसमान में टकराए हैं और बहुत बड़ा क्रैश हुआ है, बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है। मैं उसी वक्त दिल्ली से करीब 100 किलोमीटर दूर चरखी दादरी के लिए रवाना हुआ और वहां जो तस्वीरें देखी वो आज भी मुझे याद हैं। वो सबसे भयानक विमान हादसों में से एक था। यह उस साल की सबसे बड़ी दुर्घटना थी 1996 की, जिसमें 349 लोग मारे गए थे। सोचिए, एक ही शाम इस दुर्घटना में 350 लोग मारे गए थे और यह खबर उस वक्त लोगों ने सिर्फ जी न्यूज पर देखी थी, क्योंकि उस समय और कोई जरिया नहीं था और जी न्यूज ने उस समय देश के सामने सबसे पहले उस घटना स्थल पर जाकर वहां से रिपोर्टिंग की थी। आज आपको देखनी चाहिए। इंडियन कैपिटल दिल्ली के पास परसों हुए प्लेन कोलिजन में मरने वाले 349 लोगों में से अब तक 317 बॉडीज को आइडेंटिफाई किया जा चुका है। चरखी दादरी में मौजूद हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सुधीर चौधरी की रिपोर्ट। कल शाम से ही इस एरिया में मास फ्यूनरल के लिए एक तरफ चिताएं सजाने का काम किया जा रहा था तो दूसरी तरफ कब्रें खोदने का। आज शाम कुल 91 लाशों का अंतिम संस्कार किया गया। 78 मुस्लिम्स और 3 क्रिश्चियंस को दफनाकर और 10 हिंदूज को जलाकर उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना की गई। क्रैश साइट से मिली ज्यादातर बॉडीज अभी भी चरखी दादरी के सिविल हॉस्पिटल में पड़ी हैं। लखनऊ से आए मुशीर ने अपने बड़े भाई और जवान भतीजे की लाशों को शरीर के निशान देखकर पहचाना। हमने उसी को हाथ लगाया, हमने अपने भाई देखा और फिर भतीजों को हमने देखा। उसके
कागज निकाल ले। 350 लोगों की जान लेकर इस क्रैश ने इंडियन सिविल एविएशन के ट्रैक रिकॉर्ड पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और वर्ल्ड मार्केट में अपनी साख कायम करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट को न केवल इस क्रैश की एक सीरियस इंक्वायरी करानी होगी, बल्कि देश में सिविल एविएशन के स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए भी कुछ नए कदम उठाने होंगे। सुधीर चौधरी, जी न्यूज़, चरखी दादरी। उस जमाने में जी न्यूज़ की जो टीम थी वो भारत की एकमात्र न्यूज़ टीम थी और हम लोग भी सीख ही रहे थे, हम लोग भी ये जान रहे थे कि क्या नई टेक्नोलॉजी है, टेलीविज़न पर न्यूज़ का प्रसारण कैसे करना चाहिए। लेकिन जो बड़ी बात है, जो मैं आपको आज भी बताना चाहता हूँ, ये जो गोदी मीडिया की बात आज लोग करते हैं, गोदी मीडिया असल में उस समय हुआ करता था क्योंकि तब न्यूज़ सरकार के कंट्रोल में हुआ करती थी। कोई दूसरा प्राइवेट न्यूज़ चैनल था नहीं और सिर्फ दूरदर्शन पर खबरें आती थीं और दूरदर्शन आपको सिर्फ वो खबरें दिखाता था जो सरकार चाहती थी और जो खबरें सरकार नहीं चाहती थी वो खबर कभी भी दर्शकों तक नहीं पहुंचती थी। पहली बार जब जी न्यूज़ आया उसके बाद वो खबरें भी बाहर पहुंचने लगीं जो सरकार नहीं चाहती थी। उस जमाने में जी न्यूज़ देश का, भारत का सबसे बड़ा मंच बन गया जिस मंच से विचारधाराएं तय होती थी। अब हम आपको उस जमाने की याद दिलाना चाहते हैं जब देश में स्वतंत्र पत्रकारिता होती ही नहीं थी। वो गोदी मीडिया का जमाना था, असली गोदी मीडिया। जब असली गोदी मीडिया हुआ करता था तब नए नए लोग उभर रहे थे, नए नए नेता जो बोलना चाहते थे लेकिन उनकी कोई बात नहीं सुनता था, उन्हें ऐसे नेताओं को जी न्यूज़ ने मंच दिया। उनसे वैसे ही सवाल भी पूछे जाते थे। उस जमाने में जी न्यूज़ के मंच पर बड़े बड़े लोग और जी न्यूज़ पर उनसे खुल सारे सवाल पूछे जाते थे, चाहे वो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह हो या फिर अटल बिहारी वाजपेयी हो, पूर्व राष्ट्रपति प्रणब जी हो या फिर आज मुख्यमंत्री। लोग जी न्यूज़ के इसी स्टूडियो में, जहां आज मैं खड़ा होकर आज आपसे बात कर रहा हूं, यहां आया करते थे इस स्टूडियो में और इस मंच से देश के सामने अपनी बात रखा करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर तो उस जमाने में जी न्यूज़ पर एक खास शो किया करते थे, यानी वो शो को एंकर करते थे, वो हमारे एंकर थे। और जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जी न्यूज़ पर शो करना शुरू किया, उस शो का नाम था दिशा संवाद और उसमें वो उस जमाने के बड़े बड़े नेताओं का इंटरव्यू किया करते थे। ये पहली बार था जब भारत के लोगों ने एक पूर्व प्रधानमंत्री को किसी चैनल पर एक शो होस्ट करते हुए देखा। तो चाहे विचारधारा हो या उस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज़ हो, वो सब जी न्यूज़ आपको दिखाया करता था बिना किसी दबाव के, उसी बहादुरी के साथ और उसी विचारधारा के साथ जो आज आपको दिखती है। आज उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जहां कीमतें नहीं बढ़ती आजकल, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जिस रफ्तार से कीमतें बढ़ रही थी 1991 में, उसमें धीरे धीरे कमी हुई। कीमतों पे अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं देश में बेकारी बेरोजगारी को बढ़ा करके, तो ऐसी कीमतों में संतुलन जो आएगा वो देश की जनता को पसंद नहीं होगा। आप जानते हैं, आज़ादी आने के बाद दुनिया के अनेक देशों ने लोकशाही का रास्ता अपनाया, ख़ास तौर से दूसरे विश्व युद्ध के बाद। लेकिन अकेला भारत ऐसा देश है जहां लोकशाही आज भी जीवित है। लोकशाही का रास्ता ही ऐसा रास्ता है जिससे सबका सहयोग लिया जा सकता है। यह भी बात सही है कि अगर इतने बड़े देश के भाग्य का नया निर्माण करना है तो सबका सहयोग आवश्यक होगा, विशेष तौर से युवकों का सहयोग। अच्छी शासन प्रणाली तभी स्थापित हो सकती है जब किसी को जिम्मेदार ठहराया जाए अपने कार्य पद्धति के लिए। जनप्रतिनिधियों को प्रत्येक 5 वर्ष तो आम मत फिर से पाने के लिए आम नागरिक के पास जाना पड़ता है, पर उसकी भी जब वो मंत्री है या शासन में है तो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अलग अलग पक्ष के जो नेता हैं वो एक दूसरों को बार बार मिलते रहें, केवल संसद में ही न मिले मगर बाहर भी मिलते रहें, तो शायद उनके विचारों के आदान प्रदान से
एक ऐसा माहौल पैदा हो सकेगा जिसकी वजह से जो हमको करना चाहिए वो हो सकेगा। हमको तो करना चाहिए दूरदृष्टि से कोई ऐसी नीति बनाने का काम जो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं मगर 20 साल के 50 साल के तक भी उपयोग में आ जाए। भारत की जो धर्मालु जनता है, जो धर्म को मानती है, वही सबसे बड़ा इसका संरक्षक होगी। हिंदुस्तान में धर्मनिरपेक्षता का मूल हिंदू धर्म से ही निकलता है। तो आपने देखा उस जमाने में देश के जो सबसे बड़े नेता थे, जो देश का नेतृत्व कर रहे थे, उनका मनपसंद जो मंच था अपनी बात कहने का, वो यही आपका मन पसंदीदा चैनल जी न्यूज़ था। और उस जमाने में हमारे देश के जो नेता बात करते थे, आज आप 21 साल के बाद, 26 साल के बाद जब ये सब देख रहे हैं तो आपको समझ में आएगा कि उस जमाने में जो हमारे नेता थे वो बात जो कहते थे, कितनी साफ गोई के साथ वो बात कह रहे थे, और वो सारी बातें आज भी लागू होती हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं जी न्यूज़ फॉरएवर जो हैशटैग है, इस पर आपका बहुत राज मिल रहा है, आपको प्यार मिल रहा है। वैसे ही जैसे जी को आप 26 साल से देते आ रहे हैं, समय 3 पर ट्रेंड कर रहा है, और इससे ये पता चलता है कि आपके और हमारे रिश्ते में जरा सा भी फर्क नहीं आया है। हम जैसे 1995 में आपके परिवार का हिस्सा थे, आज 2021 में भी आपके परिवार का हिस्सा हैं, जबकि बहुत फर्क आ चुका है तब में और अब में। आज आपके परिवारों के उस जमाने के जो लोग थे उनकी तीसरी पीढ़ी आ चुकी है, लेकिन पहली पीढ़ी आई, फिर दूसरी पीढ़ी आई और अब तीसरी पीढ़ी आई, और वो सब जी न्यूज़ देखते हैं। ये अलग बात है, आज अलग माध्यम से देखते हैं। हो सकता है आज आप अपने मोबाइल फ़ोन पर देखते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर देखते हैं, और उस समय सिर्फ टीवी पर हम लोग जी न्यूज़ देखा करते थे। और ये वो ज़माना था जब इस देश में ना तो मोबाइल फ़ोन हुआ करते थे, ना इंटरनेट हुआ करता था, ना व्हाट्सएप होते थे, और एक बार अगर कोई रिपोर्टर दफ्तर से निकल गया तो दोबारा अपने दफ्तर तक संपर्क करने का भी कोई तरीका नहीं हुआ करता था। मसूद अजहर की तस्वीर देखते हैं तो आपको कांधार हाईजैक याद आता होगा। ये बात है 24 दिसंबर 1999 की। 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से दिल्ली आ रहे इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 को तब आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, और जी न्यूज़ ने तब इस हाईजैक की लगातार नॉन स्टॉप रिपोर्टिंग पहली बार इस देश के लिए की थी। यह पहली ऐसी घटना थी जिसे लगातार 24 घंटे बिना रुके जी न्यूज़ ने दिखाया था, और लोगों ने, भारत ने पहली बार टेलीविजन पर किसी घटना की इस तरह लाइव कवरेज देखी थी। यानी जो 24 घंटे के न्यूज़ चैनल का जो असली फ्लेवर होता है वो क्या होता है, वो भारत ने उस जमाने में इस घटना को देखकर सीखा था। और ये वो समय था जब दिल्ली के हवाई अड्डे पर भी लोग जब बैठते थे तो सिर्फ जी न्यूज़ के जरिए जानने की कोशिश कर रहे थे कि उन यात्रियों का क्या हुआ। देश के बाजारों में जी न्यूज़ चल रहा था, घरों में जी न्यूज़ चल रहा था, हर जगह लोगों के पास सिर्फ एक ही सोर्स होता था टीवी न्यूज़ पर इसके लाइव कवरेज देखने का, और वो था जी न्यूज़। यहां तक कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में भी लोग इस खबर को सिर्फ जी न्यूज़ के जरिए देख रहे थे। और ये हमें भी उस समय पता नहीं था, लेकिन उस समय जो आतंकवादी थे, जो कांधार में बैठे हुए थे, वो भी जी न्यूज़ देखकर ये पता लगा रहे थे कि यहां भारत में चल क्या रहा है। नमस्कार। इंडियन एयरलाइंस के विमान का अपहरण हुए आज 7 दिन होने जा रहे हैं, लेकिन बंधक बनाए गए यात्रियों की रिहाई का मसला अब तक उलझा हुआ है। उन्नीस 1999 में बहुत महत्वपूर्ण वर्ष भारत के लिए और न्यूज़ के लिए, और उस समय जी ने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांधार हाईजैक आपको हमने कवरेज दिखाई, लेकिन उस साल मई के बीच कारगिल युद्ध हुआ था। भारत के लोगों ने पहली बार टेलीविजन पर
कोई युद्ध देखा था और उस युद्ध के मैदान में उस समय जी न्यूज हमेशा की तरह सबसे आगे था। यह लड़ाई करीब 3 महीने तक चली थी और भारत ने जी न्यूज के जरिए इस युद्ध को ऐसे देखा जैसे भारत के लोग शायद सीमा रेखा पर कारगिल में ही अपनी आंखों के सामने बैठकर इस युद्ध को देख रहे हैं। आज आप उसकी भी झलक देखिए जब भारत ने पहली बार टीवी पर किसी युद्ध को देखा और वो चैनल था जी न्यूज। यहाँ कुछ देर पहले एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन बमबारी के बाद यहाँ सिर्फ जलता हुआ मलबा है। ये नतीजा है उस घमासान लड़ाई का जो ठीक मेरे पीछे टाइगर हिल्स पर कब्जे के लिए इस समय चल रही है। वर्ष 1999 में भारत में लोकसभा चुनाव हुए थे और उस वक्त सोनिया गांधी पहली बार सक्रिय राजनीति में आई थी और सोनिया गांधी पहली बार कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष बनी थी और पूरे देश की नजर सोनिया गांधी पर थी कि सोनिया गांधी अब कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई हैं, अब देखते हैं क्या होगा। और तब मैंने उनसे सीधे सवाल पूछे थे और उस समय चुनाव से ठीक पहले मैंने उनसे पूछा कि ओपिनियन पोल में बीजेपी आगे दिख रही है, कांग्रेस पीछे दिख रही है, और इस पर उस जमाने में सोनिया गांधी ने क्या जवाब दिया था आज आपको सुनना चाहिए। Ma'am, now everybody, all the opinion polls have said that the BJP is going to win. Yes. Do you trust or how do you see? No, I don't trust those opinion polls. As I've said the other day, there have been opinion polls earlier which gave the complete wrong picture of the situation. And we have a very clear example. In Madhya Pradesh, last time they had predicted that Madhya Pradesh would lose. Madhya Pradesh won. How do you see Congress Party's chances this time? I am very optimistic. Wherever I have been, I've noticed great enthusiasm amongst our workers, and I don't see any problem.